हेलो क्लास, हम लोग सेकंड कंसेप्ट देखते हैं, ऑफरिंग शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अ कंपनी कैन रेज द फंड्स बाय ऑफरिंग द शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो नॉर्मली यहाँ पे ये बताया है कि कंपनी के पास जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल जो अवेलेबल होते हैं वो एक सोर्स ऑफ कैपिटल है इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, इक्विटी शेयर्स में भी बहुत सारे सोर्सेस है जिनसे वो पैसा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड जो सोर्स है वो क्या है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेना। तो कंपनी जो है अगर उसको फर्दर क्लासेस ऑफ शेयर्स इशू करना है, उसको फर्दर रेज करना है फंड्स इक्विटी शेयर से, तो वो क्या करेंगे, वो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर यानी जो पहले से ही शेयर होल्डर हैं वो क्या करेंगे, उनको ऑफ़र करेंगे जो नया लॉट ऑफ शेयर्स वो लोग मार्केट में लेके आ रहे हैं इशू करने के लिए। सो यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, उनका एक राइट है और उनको ये प्रेफरेंस मिलता है कि जब कभी भी कंपनी कोई नया लॉट ऑफ शेयर मार्केट में लेके आके इशू करेगी तो वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर यानी जो पहले से ही शेयर होल्डर है, हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको पहले ये ऑफ़र देंगे और उसके बाद वो किसी और को इशू करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमारा दो है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को जब शेयर इशू होता है तो उसमें दो मेथड है। पहला वाला मेथड है राइट इशू और दूसरा मेथड है हमारा बोनस इशू। सो राइट इशू देखिए, when a company want to raise the further capital it can issue the shares to its existing equity shareholder in proportion to their existing shareholding। तो यहाँ पे ये जो राइट इशू है, राइट इशू का मतलब ये है कि जब कभी भी कंपनी नया लॉट ऑफ शेयर इशू करना चाह रही है तो वो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को इशू करेगी और वो भी एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में इशू करेगी। ठीक है, एक स्पेसिफिक रेशियो है, एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन है और उस रेशियो और प्रपोर्शन के बेस पे कंपनी क्या करेगी, सारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर करेगी शेयर्स के रिलेटेड। सच एन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज अ राइट इशू। जो ये मेथड है इशू ऑफ शेयर्स का एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, ये इसको हम लोग बोलते हैं राइट इशू ऑफ शेयर। वेन एवर अ कंपनी मेक फर्दर इशू ऑफ शेयर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैव प्रीएम्प्टिव राइट्स टू सब्सक्राइब द न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। तो जैसे हमने बोला कि जब कभी भी कंपनी कोई नया लॉट ऑफ शेयर लेके आती है तो सबसे पहले उसको क्या करना रहता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही ऑफ़र करना रहता है। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का प्री एम्प्टिव राइट्स है, यानी जैसे बाकी राइट्स है, जैसे डिविडेंड मिलेगा उनको वो राइट है, फिर कैपिटल मिलेगा उनको वो राइट है, फिर वो लोग का वोटिंग राइट है, उसी तरीके से ये भी एक तरीके का राइट है रेट के जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिला हुआ है कि जब कभी भी कंपनी कोई नया लॉट ऑफ शेयर इशू करेगी वो उनको ऑटोमेटिकली ऑफर करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स द ऑप्शन टू बाय। प्रीएम्प्टिव राइट्स मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स फर्स्ट ऑप्शन टू बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन किसको मिलना चाहिए, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलना चाहिए। अभी इसमें देखिए प्रोविजंस लिखे हुए हैं, प्रोविजंस वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। कंपनी मेकिंग राइट इशू हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन। अगर कंपनी राइट इशू के थ्रू शेयर्स को दे रही है तो उसको कुछ कंडीशन है जो उसको फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला कंडीशन देखिए क्या बता रहा है, राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच इज़ लेसर देन दिस मार्केट वैल्यू। तो जो मार्केट वैल्यू का प्राइस है, जो नया लॉट ऑफ शेयर कंपनी इशू करने वाली है उसका जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स का, वो उससे कम में ही एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो शेयर बेचेगा। यानी अगर मार्केट में अगर एक शेयर का वैल्यू है 15 रुपये तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो उनको 15 रुपये से कम में ही उनको वो शेयर मिलेगा, जैसे 12 रुपये में देंगे या 10 रुपये में ही देंगे। ठीक है ना, उसके बाद में कंपनी हैड टू सेंड अ लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ इशू द राइट शेयर। तो जब कभी भी कंपनी नया लॉट ऑफ शेयर लेके आती है तो कंपनी को हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर ड्राफ्ट करके उनको उनके रेजिडेंशियल एड्रेस पे सेंड करना होगा ताकि उनको ये पता चल सके कि कंपनी नया लॉट ऑफ शेयर लेके आ रही है और उनके प्रीएम्प्टिव राइट्स के वजह से उनको ये है पावर कि वो लोग ले सकें और उनको लेना है तो वो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो वो भी बता सकते हैं कंपनी को अकॉर्डिंगली। अभी इसमें देखिए थर्ड वाला सी, द लेटर ऑफ ऑफर शैल मेंशन, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, तो लेटर के अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में है पीरियड ऑफ ऑफर, दैट इज़ ऑफर इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। सो नॉर्मली किस दिन से किस दिन तक के लिए वो ऑफ़र वैलिड है, ऑफ़र खुला हुआ है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स के लिए। मिनिमम डेज जो है वो 15 है और मैक्सिमम डेज जो दिया हुआ है वो 30 दिन का है।
तो इससे कम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। द राइट टू रिनाउंस, दैट इज शेयर होल्डर्स हैज़ अ राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन द फेवर ऑफ अदर पर्सन। अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कोई इंटरेस्ट नहीं है फर्दर क्लास ऑफ शेयर परचेज करने में, तो अपने राइट को गिव अप कर सकता है किसी और के लिए, ठीक है। द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड टू द रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो ये जो लेटर ऑफ ऑफर है वो स्पीड पोस्ट से थ्रू सेंड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं, कुरियर वगैरह भी दिलवा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक में जैसे बोल सकते हैं मैसेज कर दिया या ईमेल कर दिया, उस तरीके से भी लेटर ऑफ ऑफर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ वाला देखो क्या है, ई, इफ़ अ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू डू द राइट इशू offer within a stipulated time, it is implied that they are not interested in the offer and the company can offer unsold shares to the new investor। अगर कंपनी को प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में जो बोला है 30 डेज़ और 15 डेज़ के बिटवीन दैट ड्यूरेशन, अगर उनको कुछ इंटीमेशन नहीं करता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो और कंपनी ऑटोमेटिकली ये समझेगी कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है लॉट्स ऑफ शेयर को परचेस करने में, और वो किसी और बंदे को उसके नाम पे शेयर इशू कर सकती है जिसने अप्लाई किया होगा, ओके। उसके बाद में एफ वाला देखो, कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज़ 90% ऑफ द इशू। और कंपनी को जब कभी भी नया लॉट ऑफ शेयर इशू कर रही है तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो है 90% ऑफ द इशू। अगर 10,000 शेयर उसने इशू किया है तो 90% का 10,000 का 90% मतलब 9,000 शेयर्स उसके बिकने ही चाहिए, यानी उतना सब्सक्राइब होना ही चाहिए, लोगों उतने शेयर्स खरीदने ही चाहिए। फिर दूसरा जो है प्रोविज़न जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है शेयर्स, वो है हमारा बोनस इशू या फिर बोनस शेयर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स issued free of cost to the existing equity shareholders in proportion to the shareholding। तो ये जो दूसरा मेथड है वो है बोनस शेयर का, और बोनस शेयर वो शेयर होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरीके का बोनस है, एक तरीके का फ्री गिफ्ट है कंपनी की तरफ से एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि आपने इतना कंट्रीब्यूट किया है, आपने इतना कंपनी को सपोर्ट किया है, और उसके लिए कंपनी आपको बोनस शेयर्स दे रही है, ऐसा गिफ्ट एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बोनस शेयर मिल रहा है। और ये जो बोनस शेयर होता है अगेन ये भी एक प्रपोर्शन में ही सारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज इशू बोनस शेयर, तो जो फाइनेंशियली स्टेबल है साउंड कंपनी वो बोनस शेयर इशू करती है आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और रिजर्व्स है, जैसे कि CRR कैश रिजर्व रेशियो, कंपनी सारा प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में नहीं देती है, वो कुछ पैसा बचा के रखती है अपने पास ताकि बुरे वक्त में वो पैसा उसको यूज़ कर सकें। तो जब कभी भी कंपनी वो CRR में पैसा डालती है और जब कभी भी कंपनी CRR से पैसा यूज़ करती है ना, तो वो उसी पैसे से सारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं, बोनस शेयर देते हैं, और फिर जाके वो पैसा यूज़ कर सकते हैं। तो इसके हम लोग ये बोलते हैं, इसको एक और चीज़ बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी ने पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसने थोड़ा सा प्रॉफिट अपने एक स्पेसिफिक अकाउंट में डाल दिया जिसको CRR अकाउंट बोलते हैं। और जब कभी भी कंपनी ने CRR से उठा के पैसा यूज़ किया कंपनी में, तो उसी CRR के पैसे से सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या मिल गया, बोनस शेयर मिल गया। यानी उसको वो जो मेथड है जो वो पैसा उठा के उसने बिजनेस में लगा दिया उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये हर एक कंपनी कर सकती है। Hence, as the profit or the reserves are capitalized, it is called as the capitalization of profit or reserve। यानी रिजर्व का पैसा उठा के कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, इसके लिए उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स। अभी इसमें भी प्रोविजंस है, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस आर देयर फॉर द बोनस इशू। सबसे पहला प्रोविजन में देखो क्या है, कंपनी कैन इशू बोनस शेयर ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व। तो कंपनी को अगर बोनस शेयर इशू करना है तो वो जो फ्री रिजर्व में पैसा है उसी पैसे से कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। उसके बाद में कंपनी कैन इशू बोनस शेयर बाय द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कंपनी ने अगर किसी शेयर्स को प्रीमियम पे बेचा है, यानी 10 रुपये का शेयर 15 या 16 रुपये में बेचा है, तो वो जो एक्स्ट्रा 5 से 6 रुपये है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट से सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू कर सकती है।
और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, ठीक है, CRR में कुछ भी अगर पैसा है तो वो उस पैसे से कंपनी क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है बोनस देने में। अभी यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में देखो क्या, इट इज़ एन अकाउंट इन विच कंपनी ट्रांसफर पार्ट्स ऑफ इट्स प्रॉफिट। तो CRR के थ्रू पैसा निकाल के वो इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। अभी दूसरा देखो क्या है, अ कंपनी cannot issue bonus shares only out of reserves created by revaluation of assets। तो कंपनी सिर्फ बोनस शेयर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से नहीं कर सकती, ठीक है। रिवैल्यूएशन मतलब बोल अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। सी वाला देखो, इट ऑल्सो कैनॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग द डिविडेंड। अगर कंपनी बोलती है हम डिविडेंड नहीं पे कर रहे हैं, बोनस शेयर दे रहे हैं, तो उस तरीके का भी मेथड कोई एप्लीकेबल नहीं है कंपनी के लिए, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। कंपनी बोनस शेयर नहीं इशू कर सकती, कंपनी को पहले डिविडेंड पे करना पड़ेगा और फिर बोनस शेयर इशू करेगी, ठीक है। वंस द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस शेयर इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट कैनॉट बी विड्रॉन। और एक बार अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग में एक बार डिसाइड कर दिया, तो एक बार अनाउंसमेंट कर दिया बोनस शेयर देना है और कंपनी देगी, तो एक बार बोल दिया तो फिर वो डिसीजन रीबैक नहीं कर सकते, यानी वो गिव अप कर नहीं कर सकते, कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार डिक्लेयर हो गया एनुअल जनरल मीटिंग में तो एक तरीके की वो लायबिलिटी हो जाती है कंपनी के लिए, ठीक है। उसके बाद में बोनस शेयर्स आर शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर। तो जो बोनस शेयर है वो क्या है, फुल्ली पेड अप शेयर्स है, यानी कंपनी को कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक भी रुपया उसके लिए पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, कंपनी ऐसा बोनस दे रही है, और इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस। बोनस शेयर्स जो होता है वो ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑप्शन गिव अप नहीं कर सकता, यानी अगर वो एलिजिबल है तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें जैसे राइट इशू में ऑप्शन मिलता है और कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर क्या करते हैं, गिव अप भी कर देते हैं ना अपना राइट। वैरस बोनस शेयर्स में जब उनको बोनस शेयर मिलता है तो वो अपना राइट, उनका राइट है, बट वो अपने राइट को गिव अप नहीं कर सकते, यानी उनको मिलना ही मिलना है, ठीक है। देयर इज़ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। और बोनस इशू में, बोनस शेयर्स में ऐसा कोई नहीं है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, जैसे हमने राइट इशू में देखा था 90% आना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सबको, सारे लोग एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे। फिर हमारा थर्ड ऑप्शन आता है शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी नेक्स्ट मेथड है जो वो थर्ड मेथड है, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को अपने शेयर्स ऑफर करके कंपनी क्या करती है, शेयर कैपिटल रेज करती है, शेयर्स इशू करती है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंपनी कैन रेज द फंड्स बाय ऑफरिंग द शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है जो 10 साल 15 साल 20 साल से कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लॉयल है, मेहनती है, ईमानदार है, उन सारे लोगों को कंपनी क्या करती है, ऑप्शन देती है कि आप कंपनी के शेयर्स को परचेस कर सको, यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ साथ आप कहीं ना कहीं कंपनी के ओनर भी बन जाते हो। और यहाँ पे 4 मेथड दिए हुए हैं, 4 मेथड के थ्रू कंपनी क्या करती है, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करती है। सबसे पहला है ESOS, दूसरा है SARS, थर्ड वाला ESPS और फोर्थ वाला स्वेट इक्विटी रेशियो। हम लोग हर एक मेथड को 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला ESOS का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है ESOS, SARS, ESPS, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, तो इसके लिए इनका फुल फॉर्म याद रखना हमेशा, ठीक है ना। तो पहला मेथड है ESOS का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। Under the scheme, permanent employees, directors or officers of the company or its holding company or its subsidiary are offered the benefit or the right to purchase the equity shares of the company at a future date at a predetermined price। तो यहाँ पे ESOS में ये हो रहा है कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है कंपनी के, जो डायरेक्टर्स है, जो ऑफिसर्स है कंपनी के, जो परमानेंट कैटेगरी में आते हैं, जो कंपनी के सब्सिडरी कंपनी है या कि कोई भी ऐसी होल्डिंग कंपनी है जो मेन कंपनी के साथ काम कर रही है, वो सारे ऑफिसर्स, वो सारे डायरेक्टर्स, वो सारे एम्प्लॉयज़, वो सारे लोग एलिजिबल है, बेनिफिट है, एलिजिबल है उनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के थ्रू बेनिफिट मिलने का, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी शेयर क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी फ्यूचर डेट में प्री डिटरमाइंड प्राइस में उनको
मिलेगा, सारे के सारे लोगों को इक्विटी शेयर्स मिलने का यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ESOS encourages the employees as they feel proud to be the owner of the company which are working and company also benefit as it can retain the good employees। तो ESOS क्या है, एक तरीके का ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर रही है कंपनी, ताकि वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ साथ कंपनी के ओनर भी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के लिए एक ऐसा वो है तरीका है जिससे एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होता है, कंपनी के शेयर्स को भी इजीली सोल्ड आउट कर सकते हैं और कंपनी के एम्प्लॉयज़ और कंपनी दोनों को प्रॉफिट होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रोविजन है, ESOS से भी रिलेटेड प्रोविजन है। यहाँ पे देखते हैं फॉलोइंग आर द प्रोविजन रिलेटेड टू ESOS। पहला देखिए, अ कंपनी में ऑफर द शेयर्स डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयज़ और थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। तो कंपनी जो है वो शेयर्स डायरेक्टली ऑफर कर सकती है या फिर उनसे रिलेटेड एक एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट होता है, और एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू भी कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, दूसरा देखिए, द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन द मार्केट वैल्यू। जितने भी एम्प्लॉयज़ है, जितने भी डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है, या जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको शेयर्स इशू हो रहा है तो उनको जो प्राइस पे ऑफर होगा वो लेस देन द मार्केट वैल्यू होगा। उसके बाद में देयर इज़ अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी एक बार शेयर इशू हुआ तो आपका जो एम्प्लॉयज़ है उसके लिए एक लॉक इन पीरियड होता है 1 साल का, यानी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ अपने कंपनी के शेयर्स को 1 साल तक के लिए बेच नहीं सकती है, उसको 1 साल तक के लिए शेयर्स को अपने पास ही रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो उसके बाद में हमारा तीसरा है, यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड, दैट इज़ अ पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉयज़ कैन नॉट सेल द शेयर्स। द लॉक इन पीरियड इज़ 1 ईयर बिटवीन द ग्रांट ऑप्शन एंड द वेस्टिंग पीरियड। सो 1 ईयर क्या है, एक एज अ ग्रांट ऑप्शन या फिर वेस्टिंग पीरियड जो भी है वो 1 ईयर तक के लिए, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वाला, शेयर्स इशूड अंडर द स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट्स टिल द एम्प्लॉयज़ बाय द शेयर्स। तो एक बार शेयर्स को अंडर ये स्कीम में इशू जो किया हुआ है वो तब तक कोई राइट या डिविडेंड मिलने का अधिकार नहीं रखता जब तक एम्प्लॉयज़ इन शेयर्स को परचेस नहीं करता। ठीक है, कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन टू इशू ESOS। तो जो कंपनी है उसको सारे एम्प्लॉयज़, सारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा, स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, ताकि वो इस मेथड के थ्रू अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू कर सके। ठीक है, एम्प्लॉयज़ कैन नॉट ट्रांसफर इज ऑप्शन टू अनदर पर्सन और कैन प्लेज और मॉडिगेज द शेयर्स इशूड अंडर ESOS। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ अपने शेयर्स को किसी दूसरे बंदे के नाम पे दे नहीं सकता, अपने ऑप्शन को मॉडिगेज जो प्लेज भी नहीं कर सकता ESOS के थ्रू जो भी शेयर्स उसको मिले हुए हैं। ठीक है, लास्ट वाला है, कंपनी हैज़ टू सेट अप अ कंपनसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ESOS। ठीक है, कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी शेयर, दैट इज़ शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014। सो नॉर्मली यहाँ पे कंपनी को क्या करना है, कंपनसेशन कमिटी सेटअप करना है। क्यों कंपनसेशन कमिटी सेटअप करना है, क्यों, क्योंकि शेयर्स जो एम्प्लॉयज़ को इशू हुए हैं वो लेस देन द मार्केट वैल्यू हुए हैं ना, लेस देन द प्राइसेस विच इज़ डिटरमाइंड एट द फ्यूचर डेट, लेस है ना। तो इसके लिए जो भी लॉस हो रहा है कंपनी को, उसके लिए कंपनसेशन कमेटी सेटअप होगी, और वो कंपनसेशन कमेटी ये डिसाइड करेगी कि जो अमाउंट लेस कलेक्ट किए हैं हमने रिलेटेड टू द शेयर्स, वो कैसे वो उसकी भरपाई कैसे हो सके, और वो लोग डिफरेंट प्रोसीजर्स और मेथड्स फॉलो करते हैं। तो ये था हमारा ESOS, दैट इज़ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। दूसरा मेथड है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम। अंडर दिस स्कीम the company offers equity shares to its employees at a discounted price which they can buy at a future date। तो एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम में यहाँ पे कंपनी को, सारे एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन है कि वो जो भी शेयर्स परचेस करना चाहते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे उनको मिलेगा एट अ फ्यूचर डेट पे। द कंपनी डिडक्ट अ सर्टन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द शेयर्स। और कंपनी ऑटोमेटिकली कंपनी के एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उससे डिडक्ट कर देंगे अमाउंट जो भी उनको शेयर्स के थ्रू जो उनको शेयर्स देने हैं। ठीक है, सो अगर कंपनी ने 1000 शेयर मेरे नाम पे इशू किया तो 1000 शेयर का जो भी प्राइस होगा अकॉर्डिंग टू ₹10 और अकॉर्डिंग टू ₹12 और समथिंग लाइक दैट, सो 1000 शेयर्स इंटू 10, सो 1000 वी कैन से
10,000 ऑफ रुपीज़ वो ऑटोमेटिकली मेरी सैलरी से डिडक्ट कर देगा। ठीक है, प्रोविजन है यहाँ पे, इसके लिए भी है सारे प्रोविजन। देखते हैं क्या है। कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। पहला है डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर्स है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ है, और उनको अकॉर्डिंगली शेयर्स इशू होगा। हम लोग जब कैटेगरी ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स देखेंगे तो उसके अंदर भी हमको देखने को मिलता है। हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स में भी बहुत सारे कैटेगरी है, फिर इक्विटी शेयर्स में भी कैटेगरी है, इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विद प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट्स, फिर प्रेफरेंस शेयर्स में भी। तो जो भी क्लास ऑफ शेयर्स है अकॉर्डिंगली क्लास ऑफ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो उनको मिलेगा। उसके बाद में है शेयर्स इशूड थ्रू ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। और शेयर्स जो ESPS यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के थ्रू जो इशू हो रहे हैं उसको इमीडिएटली कंपनी को क्या करना है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना है। ठीक है, ESPS शेयर्स विल हैव अ मिनिमम 1 ईयर लॉक इन पीरियड। ESPS के जो शेयर्स है वो मिनिमम 1 ईयर का लॉक इन पीरियड है, यानी 1 ईयर तक कंपनी का एम्प्लॉयज़ जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। नाइदर ही कैन सेल द शेयर, नॉर ही कैन गिव अप हिज राइट, नॉर ही कैन प्लेज और मॉर्गेज सच काइंड ऑफ शेयर्स। अ कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ SEBI शेयर्स बेस्ड एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014। सो SEBI ने कुछ प्रोविजंस दिए हैं, अकॉर्डिंगली सेबी के जो रूल्स है रेगुलेशन से 2014 से रिलेटेड उनको फुलफिल करना है। और लास्ट जो प्रोविजन है, कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑफर ESPS। यानी कंपनी को सारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर थ्रू ESPS। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ESPS यानी एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। और जो थर्ड मेथड है वो है स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम, SARS में देखो क्या है। अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉयज़ गिव अ राइट to receive appreciation in the value of the specified number of shares of a company at the future date। यानी इसमें under the scheme the employees are given a right to receive appreciation in the value of the specified number of shares। यानी इस पर्टिकुलर शेयर्स में कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास क्या राइट है, जो कि अप्रिसिएशन होता है वैल्यू ऑफ शेयर्स में अप्रिसिएशन क्यों होगा, जब कभी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होगा, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे होंगे, तो उनके जो वैल्यू है उसके वैल्यू में इनका जो शेयर्स है उस शेयर्स के वैल्यू में अप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब वैल्यू में अप्रिसिएशन हो रहा है रिलेटेड टू द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स एट द फ्यूचर डेट, द कंपनी अलॉट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट यूनिट्स that are linked to the value of the company shares on the date of allotment। so normally जो value appreciation है on the date of allotment कंपनी क्या कर रही है, ऐसे specified number of shares को issue कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए on the relevant date that is यहाँ पे वापस से देखते हैं हम लोग, the company allot a specified number of stock appreciation right units that are linked to the value of the company share on the date of allotment। तो जो भी एप्रिसिएशन वैल्यू है कंपनी से रिलेटेड वो अलॉटमेंट डेट पे इशू करेंगे। एंड द रिलेवेंट डेट दैट इज़ द फ्यूचर डेट डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच आर लिंक्ड टू SAR यूनिट्स। एम्प्लॉयज इज पेड एप्रिसिएशन वैल्यू इन कैश और थ्रू इक्विटी शेयर। तो कंपनी का जो भी मेंबर्स होंगे, जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे जिन्होंने इसके थ्रू परचेस किया होगा शेयर, और जो भी उनका एप्रिसिएटेड वैल्यू है, उन सारे लोगों को एप्रिसिएटेड वैल्यू कैसे मिलेंगे, कैश में मिलेंगे। वैल्यू ऑन द फ्यूचर डेट दैट इज द साइज एम्प्लॉयज इज पेड एप्रिसिएशन वैल्यू इन कैश और थ्रू इक्विटी शेयर। तो कैश के थ्रू जो भी एप्रिसिएटेड वैल्यू है, मनी है, वो कैश के थ्रू सारे मेंबर्स को मिल जाएंगे या फिर इक्विटी शेयर्स उनके थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, SARS इज अ फॉर्म ऑफ बोनस कंपनसेशन गिवन टू द एम्प्लॉयज if the company perform well and its market price of the shares go up। so SARS ही एक ऐसा मेथड है जहाँ पे कंपनी के जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है जो ऑलरेडी शेयर्स हेल्ड कर रहे हैं उनको क्या है, एक तरीके का बोनस शेयर्स से मिलने जैसा हो गया। क्योंकि अगर मार्केट प्राइस अगर ऐसे शेयर्स का ऊपर जाता है तो उससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा मनी मिल जाएगा या फिर बोनस शेयर मिल जाएगा। ठीक है,
द एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर। तो कंपनी को जो SARS के थ्रू जो शेयर्स मिल रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को उससे रिलेटेड कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी हैज़ टू गिव एम्प्लॉय वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। तो कंपनी को क्या देना है, 1 साल का ये राइट देना है ताकि 1 साल में वो डिसाइड करके ये चीज़ें एक्सरसाइज कर सके अपने ऑप्शन का। देयर इज़ नो लॉक इन पीरियड फॉर SARS। टू इशू SARS कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, SARS के थ्रू जो शेयर्स मिल रहे हैं इसके लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। कंपनी को बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल लेना पड़ेगा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स से। तो ये है हमारा SARS के थ्रू, ठीक है। फिर लास्ट वाला है स्वेट इक्विटी शेयर। These are the shares issued by a company to its directors or employees at a discount or for the consideration other than cash। तो ये जो स्वेट इक्विटी शेयर है ये सारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, सारे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को कैसे मिल रहे हैं, डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कैश में कंपनी को कुछ पे करना है या फिर डायरेक्टर्स को कुछ पे करना है तो वो उनको पैसे मतलब इंस्टेड ऑफ पेइंग देम इन द कैश, कंपनी क्या कर रही है, वो इशू कर रही है शेयर्स, वो भी डिस्काउंटेड पे, ठीक है। इट इज़ इशूड इन द रिकॉग्निशन ऑफ द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी विच हैज़ रिजल्टेड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। जो एम्प्लॉयज़ जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है कंपनी के प्रॉफिट में, जो डायरेक्टर्स जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है कंपनी के प्रॉफिट में, उनको एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स के थ्रू कंपनी क्या कर रही है, डिस्काउंटेड रेट में, डिस्काउंटेड प्राइस में उनको सारे शेयर्स इशू कर रही है। स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक पारी पासो विद द अदर इक्विटी शेयर। पारी पासो मतलब क्या, इट इज़ एट पार विद द स्वेट इक्विटी शेयर्स जो मिल रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, वो एट पार है अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स के, यानी कि उनका जो राइट्स है वो सिमिलर होगा रिलेटेड टू अदर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। दिस शेयर्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो जो स्वेट इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो शेयर्स मिल रहे हैं उनका लॉक इन पीरियड है कितना, 3 साल का। दे कैनॉट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड। कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन इशू स्वेट इक्विटी शेयर। तो नॉर्मली कंपनी को लॉक इन पीरियड, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए लॉक इन पीरियड है 3 साल का। एम्प्लॉयज़ कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते रिलेटेड टू दिस 3 ईयर्स। और ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो इशू करना है उसका भी एक लॉक इन पीरियड है 3 साल का। और जो जो भी शेयर स्वेट इक्विटी के थ्रू इशू कर रहे हैं उससे रिलेटेड स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और अप्रूवल लेना पड़ेगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी से। So I hope that you all have understood the 2 most important concept, that is we can say issue of shares, that is offering to the existing equity shareholders of the company, और दूसरा वाला जो हमने देखा that is offering the shares to the existing employees of the company। उसके अंदर हमारे 2 थे, we can say इसके अंदर 2 कैटेगरी थी, that is right issue and bonus issue। और इसके अंदर हमारे 4 कैटेगरी है जो है ASOS एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, SARS का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ अप्रिसिएशन राइट स्कीम, तीसरा वाला एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, और लास्ट वाला स्वेट इक्विटी शेयर। सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द 4 स्कीम। ये जो भी क्वेश्चंस है ना बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को वीकेंड से शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। तो जो भी ये जो पहला वाला है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, तो ये जो है ऑफरिंग द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट में आ सकता है 5 मार्क के लिए। या फिर बोल सकते हैं जो यहाँ पे ये दिया हुआ है ऑफरिंग द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ये भी पूरा का पूरा शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी एप्रीविएशंस दिए गए हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना, बिकॉज फॉर द शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द 2 important concept of issuing the shares to the existing equity shareholders of the company and issuing the shares to the existing employees of the company. Thank you.